हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को एकदम जम कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हमने कल आपको 2024 और 25 का एकदम ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व कराया था। लाइटिंग की कुछ इशू के कारण कल 2 ही पार्ट छोटे छोटे से रिकॉर्डिंग हो पाए हैं। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको ये वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सभी साथी एकदम से कॉपी पेन निकाल करके अच्छे से देखेंगे और नोट करेंगे। एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इनको। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो कल सॉल्व कराया था उसके हम लोग आगे की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस में 3x माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब आज 4 मार्क्स के प्रश्न हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच भी करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये द्विघात बहुपद दिया है 6x² माइनस में 3 7x। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c ये इसका मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण का मतलब कोई भी अगर द्विघात बहुपद हुआ तो इसी के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए। ये तो है नहीं, मतलब द्विघात है, एक घात है, फिर जीरो घात का है। यहाँ दो घात का है, यहाँ जीरो घात का है, फिर एक घात का। पहले इसको इसके रूप में इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको, अन्यथा आप जब भी इसका गुणनखंड करेंगे, शून्य निकालेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। 7x माइनस में 3, अब ये इसके रूप का है। शून्य को और गुणांकों में संबंध ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये पता है कि x के मान ज्ञात करने होते हैं। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ x² का गुणांक जो भी होता है उसका हम लोग वहाँ गुणा करते हैं जहाँ अचर होता है। 6 का 3 में गुणा कराओगे तो ये 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर, और गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? गुणनफल आना चाहिए 18। 9 दूनी 18, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तब हमारा 7 होगा। लेकिन घटा करके माइनस लाना है। जब भी दो संख्या को घटा कर माइनस लाना होता है, यानी जो भी चिन्ह लाना होता है, बड़े वाले को चिन्ह देते हैं और छोटे वाले को उसका अपोजिट देते हैं। ये माइनस प्लस घटेगा तो कितना आएगा? 7 और माइनस 7 होगा। जो भी यहाँ वेरिएबल्स हैं दोनों साथ में गुणा कर दीजिए, ये गुणनखंड होगा। इनके साथ में आप लोग कर सकते हैं 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x और माइनस में 3। किसी को आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। दो दो का गुणनखंड पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। यहाँ इन दोनों में कॉमन है 3 एंड x। यहाँ 3 तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6, x माइनस में 3 त्रिका 9, प्लस का यहाँ प्लस कॉमन है और यहाँ संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन आएगा 2x माइनस 3। गुणनखंड सही है गलत है इस बात को चेक करने के लिए दोनों ब्रैकेट में समान संख्या समान चिन्ह के साथ होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर गुणनखंड सही है। जो दोनों में लिखा है उसको एक में लिखेंगे, उसके बाद जो बाहर बाहर लिखा है ब्रैकेट के उसको लिखेंगे एक में। ये इसका गुणनखंड है। शून्य निकालने के लिए हम लोग 0 के बराबर करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है, वही शून्य होगा। इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। x का मान निकालेंगे तो यहाँ 2 गुणा में इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? भाग में। यानी ये हमारा x का एक मान आया है 3/2। दूसरा यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 3x, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 होगा। x का मान आएगा माइनस का 1/3। जो शून्य का आता है उसी को हम लोग, ये तो हमारा हो गया कि शून्य ज्ञात हो गया है। आगे इसके शून्य को और गुणांकों में संबंध की जांच करनी होती है। तो हम इसी शून्य को एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं हम लोग बीटा। अगर हमारे पास में कोई भी द्विघात बहुपद दिया होता है तो उसके शून्य को और उनके गुणांकों में संबंध की जांच करने के लिए हमें यहाँ पर इनके शून्य का गुणांक चाहिए। शून्य तो आ ही गया है, गुणांक निकालने के लिए हम लोग इसके मानक समीकरण से तुलना कराते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा? 6, b का मान आएगा माइनस का 7 और c का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब ये हमारे इस गुणांक हैं और ये हमारा शून्यक है। अब संबंध स्थापित करने के लिए इनमें रिलेशन पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वही हमारा क्या होगी? शून्य की सत्ता की जांच होगी। तो शून्यकों का योगफल कहिए या फिर मूलों का योगफल कहिए, शून्यक या मूलों का योगफल
मूलों का योगफल, आप सभी जानते हैं मूलों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। आइए इसको चेक करते हैं और सत्ता की जांच करते हैं। अल्फा का मान हमारे पास में यानी 3/2 है। ये बीटा का मान माइनस का 1/3 है, तो प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा। माइनस में ऑलरेडी यहाँ है माइनस, और बी का मान माइनस में 7 है, अपान में कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और 2 से भाग लगाओगे 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2, बराबर में माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ से 9 में से 2 घटाओगे 7/6, और बराबर 7 कितना जा रहा है 6। ये एक संबंध हो गया इसका। अब दूसरा संबंध देखेंगे, इनके मूलों का योगफल हो गया। मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। मूल कहिए शून्य कहिए एक ही बात होती है। सी बाई ए आचार पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ से ये संबंध याद रखेंगे, और यहाँ रखेंगे हम लोग, इधर देखेंगे। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, और बराबर सी बाई ए। सी का मान है -3, और अपान में यहाँ पर ए का मान है 6, प्लस माइनस गुणा कराओ -3 और 2 तिहाई 6 बराबर -3/6। ये इसके संबंध की जांच है। इतना करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान दें कैसे किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रश्न को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। हमें 2 कंडीशन दिया है, छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो हम पहले यहाँ पर मानेंगे, माना किसी को छोटी किसी को बड़ी मान सकते हैं। माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x। अब कह रहा है कंडीशन यहाँ पर, अब यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि अंतर हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर लिखते हैं, और इनका स्क्वायर किया और घटाया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 180। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितना है y, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या, और चाहे छोटी संख्या का वर्ग, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या x है। या फिर ऐसे लिखे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। यानी ये 8 गुने के बराबर है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो 8 का गुणा हम छोटी वाली में करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है बड़ी वाली में करेंगे। छोटी संख्या का जो भी वर्ग है वो बड़ी संख्या से 8 ये ज़्यादा 8 गुना है। अगर ये 8 गुना है तो हम इसमें बड़ी संख्या में 8 का गुणा करेंगे। छोटी संख्या है कितना? छोटी संख्या है y, यानी y का स्क्वायर होगा 8 इंटू बड़ी संख्या कितना है x। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे, और हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, x और y के मान आएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखो समीकरण 2 से अगर हम वाई स्क्वायर का मान 1 में रख दें तो हल कर लेंगे हम लोग आराम से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, पुनः हम लोग गुणनखंड करेंगे। एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 को गुणा करा 180 में 180 होगा। 180 के 2 भाग करेंगे
180 का ऐसे दो भाग कीजिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 8, 18 दहम्मा 180, 18 में से घटाएंगे 10 तो कितना आ जाएगा 8, लेकिन ये इसको लाना है माइनस में घटा के, इसको माइनस को प्लस, यहाँ पर यक्स यहाँ पर भी यक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 18 इंटू एक्स प्लस में क्या करेंगे और यहाँ पर 10 इंटू एक्स माइनस में 180 बराबर 0, दो दो का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ एक्स है तो एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस में 18 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 10 कॉमन है, एक्स माइनस कितना 18, दोनों ब्रैकेट में समान संख्या है, समान चिन्ह है, गुणनखंड सही है, जो दोनों ब्रैकेट में लिखा है उसको एक में लिखो, जो बाहर बाहर लिखा है उसको एक में लिखेंगे, बराबर 0। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर और यहाँ 10 बराबर 0, x का मान माइनस में 10 आएगा, यहाँ ऋणात्मक कोई संख्या नहीं मानते हम लोग, नहीं लेते हैं, ये तो नहीं होगा, यहाँ से आ जाए x बराबर 18, यानी x का मान कितना आएगा 18, x कौन संख्या है, बड़ी संख्या है, अगर x बड़ी संख्या है तो x का मान चाहे यहाँ रख दे चाहे यहाँ रखें, आ जाएगा हमारे पास y का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर और बराबर में 8 इंटू 18, 18 अट्ठे 144 और यहाँ वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा √144, वाई बराबर प्लस माइनस का 12 आएगा, लेकिन संख्या हमें पॉजिटिव वाली लेनी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, यानी इस यहाँ पर छोटी संख्या जो होगी वो हमारे पास 12 और बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग नीचे लिखेंगे छोटी संख्या बराबर कितना है 12 और बड़ी संख्या बराबर कितना है 18। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से हल कर दे। ये भी हमारे पास 4 ही नंबर की सवाल थी। चलिए ये समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब भी हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। आइए अब यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहाँ पर समझना है कि एक हमारे पास में वृत्त है, यहाँ कह क्या रहा है, ये एक वृत्त है और एक वृत्त है ये मान लीजिए, और इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये एक स्पर्श रेखा है हमेशा मान लेते हैं, और दूसरी स्पर्श रेखा ये मानते हैं। अब ये हमको सिद्ध करना है दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, तो खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, समांतर है तो हम इसको यहाँ से यानी केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर एक लंब डालते हैं और सीधा यहाँ भी एक लंब डालते हैं। ये पता है कि केंद्र पर जो भी हम लोग केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, केंद्र से जो भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब डालते हैं वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री कोण। अगर हम अगर इस जीवा का मानते हैं ये हमारी पी क्यू है और ये हमारा पी क्यू आर है, इसको ओ मानते हैं, ये हमारा अगर हम इसे कहें ए बी, अगर ये सी है, तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि जो पी क्यू हमारे पास में स्पर्श रेखा है और यहाँ पर ए सी स्पर्श रेखा के समांतर हैं। हालांकि ये पूरा इस पर स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री कोण बनेगा, इधर भी 180 डिग्री कोण बनेगा, इधर 90 इधर भी 90 होगा, इधर 90 है इधर भी 90 ही होगा, मतलब ये आपको दिया है। अब आपको प्रूव करना क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल में 3 ही चीज लिखना होता है। दिया क्या है, दिया है तो आप उसको लिख लेंगे, एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं ये पी क्यू और पी आर ए सी है, और तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि हमको जो रेखा यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू रेखा समांतर सिद्ध करना है किसके, ए सी के। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है, आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। जब हम सिद्ध की बात करेंगे कि हमको ये पता है कि भाई जब भी हम केंद्र से जीवा पर डालते हैं लंब कितना कोण बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, यानी हम इस कोण की बात करेंगे कि पी क्यू पी आर और ओ में बात करें, या पी आर, ठीक है, चाहे पी आर बी की बात कर लो और चाहे पी आर ओ की बात करें, पी आर बी की बात करें, यहाँ लिखेंगे कोण पी आर बी बराबर है, और ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है, हम लिख सकते हैं ना कि कोण हमारे पी आर बी बराबर है किसके,
ए बी सॉरी सी बी और आर के, सी बी आर के ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसलिए बराबर है। और आप सभी को ये पता है कि अगर ये एक लाइन के इधर का एंगल और इसके बगल का लाइन इधर बीच के एंगल अगर दोनों बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण बराबर तभी हो सकता है जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अगर ये और ये बराबर हैं, इसका मतलब ये एकांतर अंतःकोण भी है। कैसा है? एकांतर अंतःकोण। अगर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। इसलिए अगर ये ऐसा है तो इसलिए PQ या AC इज पैरेलल टू PQ। बस इतना ही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बस ये ही 2 लाइन की बात थी। और यहाँ पर आप लिखने के लिए जो भी हमने यहाँ मिलाया है इसको भी आप लिख सकते हैं, तो आपको और आसान। तो ये बात समझ में आ गई। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदुओं से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक वृत्त ही, यहाँ हम बनाते हैं एक वृत्त, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ एक बाह्य बिंदु है जिसको हम P कह सकते हैं, कि बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं यहाँ और यहाँ, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यहाँ जो है, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र द्वारा जो भी कोण बनता है वो हमारा कितना डिग्री बनेगा? ये एक संपूरक का मतलब होता है जिन 2 कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसका मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ वाला जो कोण बनेगा, यहाँ वाला जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसको हम देते हैं, ये हमारा P है, इसको Q, ये R, इसको हम O कह सकते हैं, कह दीजिए। अब आपको ये पता है कि स्पर्श बिंदु द्वारा जीवा पर केंद्र पर जो भी हमारे पास लंब डालते हैं 90 डिग्री कोण बनता है। ये भी हमारा 90 डिग्री कोण है। ये एक क्या बन गया है? ये हमारा क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना है? 360 होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि हमको सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि यहाँ वाला जो कोण है, यानी कोण QOR, कोण QOR प्लस ये वाला कोण QPR, कोण QPR बराबर कितना? 180। अगर ये आएगा ना, जिन 2 कोणों का योगफल 180 होता है उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण, ये संपूरक करना है, मतलब इनका योगफल कितना होना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध। तो ये पता है कि अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज की सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका QOR प्लस में, ये QOR हो गया है। तो R, P और Q, या ये लिख लिए ORP प्लस, किसी को आगे पीछे लिखते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग OQP प्लस में RPQ, ये चतुर्भुज के चारों कोण हैं और चारों कोणों का योगफल कितना है? 360। ये आपको 2 कोण पता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब R और यहाँ पर Q, इन दोनों कोणों को पता है। तो यहाँ पर लिखो QOR। ये नहीं पता, इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कोण RPQ और प्लस में ये हमारा 90 है तो 90 लिखते हैं, ये भी हमारा 90 है तो 90 लिखेंगे और बराबर 360 लिखेंगे।
और यहाँ से हम देखते हैं कि क्यू ओ आर, अब प्लस में इसको हम लोग कोड क्यू पी आर लिख सकते हैं, बराबर में एक 90 180 उधर जाएगा, ये 360 माइनस का 180, और यहाँ से आने वाला है क्यू ओ आर प्लस में क्यू पी आर, और बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यही हमको सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न है, फिर भी आपको 4 नंबर दे के जाएंगे, तो ध्यान से इनको आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार यही प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं सब। ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 लाल 5 काली गेंद है। एक थैले, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक निकालने का मतलब है बिना देखे हुए कि थैले में हाथ डाल करके एक गेंद निकाल लिया। अब गेंद क्या हो सकती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है। गेंद पहले क्या हो, लाल हो। दूसरी प्रायिकता है कि लाल ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि मान लो कि हमारा ये एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद हैं और 5 हमारे पास में काली गेंद है। अब प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला ही बना है आज तक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता, वो होता है एम बाई एन। एम क्या है, अनुकूल परिणाम भी इसे कहते हैं, अनुकूल परिणाम, और अपान में क्या होता है, कुल परिणाम। कुल परिणाम, यही हमारे पास में क्या है, फार्मूला है, ये आप याद रखें। पहला आपसे पूछ रहा है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई। अनुकूल परिणाम मतलब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 3 8, तो 8 हमारे पास अनुकूल टोटल परिणाम हो जाएगा। लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, हम लिखेंगे प्रायिकता क्या हो, लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता हमें निकालनी है। लाल गेंद की प्रायिकता, यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कितनी गेंदें हैं, 3, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3, कुल परिणाम कितना है 8, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर कितना, ये हो जाएगा 3/8। अगला कह रहा है कि लाल ना हो, लाल नहीं है, लाल को काट देते हैं हम लोग, तो लाल नहीं है क्या हो जाएगी, काली, तो लाल ना हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। हम लोग इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वैसे भी। लाल नहीं है तो लाल, इसके बाद क्या, इसको लाल नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। काली कितना है 5, टोटल कितना है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या तो हम लोग जानते हैं किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है 1। जैसे लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है 3/8 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 - 3/8, 8 करना में यार 5 बटे कितना आ जाएगा 8, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बारंबारताएं, जिस भी प्रश्न में बारंबारताओं को अगर गैप करके या खाली स्थान करके पूछता है, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ इसको ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, माध्यक माध्यिका एक ही है, 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का योगफल मतलब इसका योगफल दिया है 60। हम लोग जानते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए n का मान कितना होता है, यहाँ पर 60 है। इनको जोड़ोगे तो ये बारंबारता है, बारंबारता का योगफल भी जो दिया है वो भी दिया है 60। तो इस तरीके ध्यान रखें, जो n होता है वही बारंबारताओं का योगफल भी होता है। n का मान दिया है 60। माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यक का फार्मूला आपको बहुत ये याद रहना चाहिए, L + n/2 माइनस में CF अपान में F और इनटू में H। यच तो पता है कि वर्ग सीमा होती है, इनके बीच का वर्ग सीमा है। यब तो पता है बारंबारता होता है, कौन सी बारंबारता लेनी होती है ध्यान रखना होता है। n/2 करेंगे, हम इसको n का आधा कर देंगे। चलिए हम n का आधा करते हैं, तो n/2 ये हो जाएगा हमारे पास में 30। और L का मान हमें पहले माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, तब संचयी बारंबारता आएगी, यानी एक कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता का। तो हम लोग संचयी बारंबारता कॉलम बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो लिखा है 5, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे जोड़ते आएंगे। 5 में x जोड़ोगे, गलती नहीं करना है, 5 में x, 5 + x,
यहाँ जोड़ोगे तो 20 5 25 और 25 प्लस में x हो जाएगा, 25 और 15 होता है 40, 40 प्लस में x, 40 में y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y, ये जोड़ोगे तो 5 45 प्लस x प्लस y। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ माध्यक वर्ग निकालना होता है। माध्यक वर्ग जैसे ही आए कि आपका सब कुछ एकदम समाप्त हो जाएगा, मतलब आपको आ जाएगा अच्छे से। माध्यक वर्ग याद करने के लिए n/2 निकालना होता है। n/2 निकाल तो लिया गया है, n/2 निकाल लेंगे हम लोग, तो n/2 जैसे निकल कर आएगा वैसे हम लोग देखते हैं संचयी बारंबारता में ये n/2 जितना भी आता है n/2 वो वाला पद यहाँ देखते हैं, या तो ये पद दिख जाना चाहिए हुबहू वही वाला, या तो ठीक इससे जस्ट ज्यादा वाला पद दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कैसे आप ये बता सकते हो, कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं कि n का मान इसमें n का मान आएगा, यानी माध्यक का इसमें 30 आएगा, या इसमें कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हाँ ये 30 है, 25 प्लस 5 30 आ जाएगा। उनका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब भी आपको यहाँ से माध्यिका या माध्यक का आंसर जब भी हम ज्ञात करते हैं तो हमेशा माध्यक या माध्यिका का आंसर उसी वाले वर्ग अंतराल के मध्य में आता है, या मध्य में कहना गलत होगा, उन्हीं वर्ग अंतराल के बीच में आता है जिस वर्ग अंतराल का माध्यक होता है। माध्यक हमारे पास कितना दिया है 28.5, यानी आंसर ये आया 28.5। आंसर तभी 28.5 आएगा, इसका मतलब माध्यक क्लास भी वही वाला होगा जो 28 और 28 से ज़्यादा, और 28 से ज़्यादा वाला होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 28.5 कहाँ होगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा, यानी जरूर रूप से यही वाला हमारा क्या रहा होगा, माध्यक वर्ग रहा होगा। माध्यक वर्ग क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि जो माध्यिका आती है हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में ही आती है, तो आंसर ये है, इसका मतलब माध्यक वर्ग यही रहा होगा, तभी इसके बीच में आंसर आया है, ये मैंने कई बार बताया है। चलिए, तो अब इसका काम खत्म हुआ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी n/2 से हम लोग यहाँ से कुछ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ n/2 रखना है। एक चीज आपको और दिया है, उसको भी करना पड़ेगा। बारंबारताओं का योगफल 60 दिया है। अब हम लोग संचयी बारंबारता पढ़ लेते हैं। देखो, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली जो भी हमारा होता है उसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये हमारा संचयी बारंबारता है। इसके माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होती है, ये हमारे पास यल हो जाएगा। यानी यहाँ से यल का मान कितना आएगा 20, एफ का मान कितना आएगा 20, और यहाँ सी एफ का मान कितना आ जाएगा 5 प्लस में यक्स, और यहाँ पर दिया है बारंबारताओं का योगफल, इनको हम जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे तो कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई ही आएगा, ये सबको पता है अभी क्योंकि हमने जोड़ा है। संचयी बारंबारता और ये बारंबारताओं का योगफल दोनों बराबर ही आता है अंतिम पद, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और बारंबारताओं का योगफल जितना दिया है हम लोग उसे देखते हैं कितना दिया है 60 दिया है। इसको उधर भेजोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर में 60 15 45 घटाओगे तो 15 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ये बड़ा काम का समीकरण आपके पास में है। दूसरा हम लोग फार्मूला लगाकर रखते हैं, m बराबर में जो दिया है माध्यिका आपको दिया है माध्यक, हम लोग यही फार्मूला पर रखेंगे। लेकिन ये 28 कितना है 5 है। 28.5 में यल का मान कितना है, यल का मान 20 है, प्लस में n/2 का मान कितना है 30 है, और सी एफ का मान कितना है 5 प्लस में यक्स, ये प्लस का यक्स है कुछ लोग कहेंगे, लेकिन ये माइनस है, माइनस अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। एफ का मान 20 है, एच का मान कहेंगे बताया ही नहीं है। एच का मान इनका अंतर वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 10 का है, 10 लिखेंगे, 10 का नाम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इस 20 को इधर ले आओगे तो ये 28 माइनस में 5 माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में 30 से 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस में यक्स और बटे में 2 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो हमारे पास में 28.5 में से अगर ये 20 घटेगा तो 8.5 हो जाएगा, और 2 से इधर गुणा कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25 माइनस में यक्स। इधर आते हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 8 दूनी 16 और 1 17, यानी ये इधर आएगा 17 बराबर में 25 माइनस यक्स। यक्स को इधर ले आएंगे 17 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 17। चूंकि 17 को उधर ले जाएंगे एक्स को इधर ले आएंगे तो हमारे पास एक्स प्लस का हो जाएगा, 17 जाएगा घटेगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। एक्स का मान तो 8 आ गया है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। दूसरी बात यह है कि हमें वाई का भी मान चाहिए, तो एक्स का मान उठा कहाँ रखो समीकरण नंबर 1 में, तो एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 15। तो x का मान है 8, तो y का मान निकल जाएगा आराम से। तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो 15 में से 8 घटाओगे 7, x का मान हमारे पास 8 आएगा और y का मान 7 आएगा। डेफिनेटली ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे। इस बात को एक बार ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। आइए हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब जितने प्रश्न कराए जाएंगे आपको 6 मार्क्स के पूछे गए हैं, ये या तो 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रख करके हम लोग हल करते हैं। तो 7 नंबर में 2 अंकों की एक संख्या है ओम उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं याद कीजिए। अब ध्यान दीजिए, कोई भी 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें 10 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तो रहता ही रहता है, जैसे 12 होगा 10 प्लस 2 50 है, तो यहाँ पर 10 गुणे समथिंग प्लस समथिंग हो जाता है ना। तो इस तरीके से जब भी हम 2 अंकों की संख्या एज्यूम करते हैं तो वहाँ पर ये पता होता है हमें कि 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें 10 होता है। तो हम लोग जब भी कोई संख्या मानते हैं उसमें 10 होगा जरूर। यहाँ पर कैसे संख्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना संख्या के इकाई व दहाई के अंक क्रमशः इकाई के अंक को x और व दहाई के अंक हम लोग क्या मानते हैं y है। इकाई का अंक हमारे पास में x है, दहाई का अंक हमारे पास में y है, हमने मान लिया है। 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो अब यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लोग लगाएंगे, प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या, तो या फिर यहाँ शुरू कर लेते हैं अंकों का अंतर है तो x माइनस वाई बराबर दिया है 2, समीकरण नंबर 1। अब 2 अंकों की संख्या का पहले 2 अंकों की संख्या लिख देते हैं। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 10 बदल लो थोड़ा सा, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10x प्लस में y लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको जो विचार है वैसे कर सकते हैं, 10y प्लस x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब प्रश्नानुसार में हम लोग आते हैं कि इनके अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर है 2, यहाँ समीकरण नंबर 1 लगाते हैं। अब कह रहा है यहाँ से कि 2 अंकों की जो संख्या है 10x प्लस वाई, इनके अंकों को पलटने का योगफल, अंकों का अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा। योगफल कह रहा है, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 66 हो जाएगा। 10 और 1 x मिलकर के 11x, 10 और 1 y मिलकर के 11y बराबर में 66 है। 11 11 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर में ये 66 है। 11 से भाग लगाएंगे, 11 छके 66, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 से हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनके गुणांक बराबर हैं, तो गुणांक बराबर हैं तो आसानी से हम लोग वैसे भी हल कर लेंगे। इनका अंतर दिया था 2, x प्लस वाई बराबर दिया है कितना हमारे पास 6। हम लोग यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, इनको दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लिखते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, x मिलकर के 2x, 6 एंड 2 हो जाएगा 8, 2 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में x बराबर 4। x बराबर 4 जैसे ही आया है x बराबर 4, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखे मान या फिर 2 में रखेंगे, अपना y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में y बराबर 2। आइए यहाँ देखते हैं, तो x का मान हमने कितना निकाला है 4, ये 4 माइनस वाई बराबर 2, y को इधर ले जाते हैं हम लोग तो, और 2 को इधर ले आते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर y,
y बराबर कितना आएगा 2। तो दो अंकों की संख्या क्या, सॉरी हाँ, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर 10 एक्स प्लस वाई हमने माना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 एक्स प्लस में वाई। दो अंकों की संख्या 10 एक्स, ठीक है। 10 गुणे एक्स का मान कितना था, एक्स का मान था 4 प्लस में 2, 10 गुणे 4, 10 चौक 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 चौक 40 दूनी 42। तो ध्यान रखें, जब भी दो अंकों की संख्या कहता है तो हमेशा 10 एक्स प्लस वाई या 10 वाई प्लस में एक्स मानते ही मानते हैं। अगर 3 अंकों का भी कह दिया है तो 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस में जेड मानेंगे, वहां पर इस तरीके मानते हैं। लेकिन दो अंकों की आपको आसानी से मानना आना चाहिए और वहां पर कंडीशंस लगाने आनी चाहिए। बाकी ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग इनके इस कमेंट बॉक्स में अपने समस्याओं को दर्ज करा देना है भाई। हम इसको जब भी अगली वीडियो लेकर आते हैं तो आपके कमेंटों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए फिर आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है। और इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें लगाना है, कैसे हमें सोचना है कि हमें क्या क्या मानना है। तो जब भी एक बात ध्यान रखें कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति की अगर पहले या बाद की उम्र देता है या कंडीशंस लगाता है तो हम लोग सोचना प्रारंभ करते हैं उसके वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी दशा में। तो हमें जब नहीं पता तो हम लोग वर्तमान की आयु को ही लेट करते हैं, मानते हैं। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व मतलब पहले, पूर्व कहे या फिर पहले कहे दोनों एक ही बात है, पश्चात कहे या बाद कहे दोनों एक बात है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। एक कंडीशन लगा रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, पहले पता तो हो कि सोनू और नूरी वर्तमान में कितने साल के हैं, तब तो हम कंडीशन से लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि 10 वर्ष पश्चात, फिर से पश्चात की बात कर रहा है, इनमें ये संबंध है। तो हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है यही बताना है। तो हम पहले यहाँ पर मानते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम यहां पर प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, हम पहले निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व। अभी कोई व्यक्ति अगर कुछ भी वर्ष का है 5 वर्ष पहले कितने वर्ष हो जाएगा, 5 साल कम होगा। तो अभी यहाँ पर ये x वर्ष की है नूरी, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। तो x में से क्या हो जाएगा, 5 वर्ष कम कर देंगे तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अगर नूरी 5 साल कम हो रही है तो सोनू भी 5 साल ही कम होगा। यहाँ पर लिखोगे 5 साल या 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में क्या कंडीशन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मिल गई है, सोनू की आयु मिल गई है। नूरी की आयु, सोनू की आयु, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास में नूरी है, ये हमारे पास में है सोनू है। तो कह रहा है कि यही ध्यान समझना है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। अगर ये 3 गुनी थी तो 3 का गुणा किसमें करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो जाएंगे ना। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन थी, ये थी। ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 5, तो 3y माइनस में 5 तिहाई 15। इसको इधर ले आएंगे हम लोग तो x माइनस, सबको इधर ले आइए क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो माइनस ही रहेगा। 3y ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, इसमें से प्लस का 15 हो जाएगा इधर आकर के, और ये माइनस का 5 यानी प्लस का 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना, 1।
हालांकि इसको उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 10 ही रखिए, बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन थी, ये सेकंड केस में हम लोग करते हैं, ये पहली कंडीशन है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात को बाद भी कहते हैं, पश्चात नूरी की आयु भाई, अभी अगर नूरी x वर्ष की है तो 10 साल बाद 10 और बड़ी हो जाएगी, अगर 5 साल की भी 10 साल बाद 15 साल की हो जाएगी, मतलब अभी x की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। तो 10 साल ये भी बढ़ जाएंगे, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, अभी सोनू y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 वर्ष हो जाएंगे। आइए कंडीशन लगाते हैं। तो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी अभी 2 गुनी हो जा रही नूरी सॉरी, तो यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करना है और y प्लस में कितना हो जाएगा 10। तो इनको हल करते हैं, x प्लस में 10 बराबर 2i प्लस में 10 दूनी 20, x माइनस में 2i बराबर में 20 माइनस 10, यानी ये हो जाएगा कितना 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, यहाँ तक तो एकदम से ओके होना चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, हल करने के लिए गुणांक बराबर हैं भाई, तो अच्छी बात है। ये पहला वाला समीकरण लिखते हैं 3y बराबर माइनस का 10 है, इसको लिखते हैं x माइनस का 2y बराबर है 10। अब ये दोनों समान चिन्ह है तो हम लोग घटाने पर लिखेंगे, क्या करेंगे घटाने पर, तो घटाते हैं, घटाते समय माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का y, इधर हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर कितना हो जाएगा 20, y बराबर 20, यहाँ पर y का मान कितना आ गया है 20 आ गया है। y का मान जैसे ही 20 आया है, हम y का मान कहीं भी समीकरण नंबर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास, चाहे यहाँ रख देंगे, x का मान आ जाएगा, बस x और y जो ही था यही तो हमारे पास वर्तमान थे, यानी वर्तमान में y मतलब सोनू वर्तमान में कितना है 20 साल है, तो नूरी कितना आ जाएगी आपको। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? चलिए इतना आप लोग ध्यान समझ देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 हमने डिलीट कर दिया, मिटा दिया है, तो हम लोग 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कहीं भी रखो, 1 में रखो, 2 में, मैंने 1 मिटा दिया था इसलिए रखेंगे, x माइनस में 2 गुणे ये इसका मान कितना हो जाएगा 20 बराबर में कितना है 10, तो 20 दूनी 40 उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस 40 हो जाएगा प्लस का 40, x का मान कितना आ जाएगा 50। अंतिम लाइनों में आपको लिखना होता है कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। ये इस तरीके से आपको एग्जैक्ट करना है, कहीं भी कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले प्रश्नों के साथ।